नमस्कार, मैं संकल्प अग्नोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लारा क्लासेस में। जैसा कि हम सभी लोग अपने पुराने लेक्चर्स में देख चुके थे, बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर किया था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, ठीक है। 12th के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो अकाउंट सेक्शन है, अकाउंट में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन उसमें जो हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो अकेले कौन कवर करता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप शुरू हो जाती है और फिर जल्दी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। कोई बात नहीं है, पार्टनरशिप को देखते हैं हम लोग। आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, पुराने लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब उसके आगे से ये वाला लेक्चर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये वाला लेक्चर देख रहे होंगे, तो उनको कुछ चीज़ें हो सकता है ना समझ में आए। तो उन सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग पुराना लेक्चर्स देखिए, देन उसके बाद ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक सिस्टम होता है, एक रिदम बनी होती है, वो रिदम आपकी एक बार ब्रेक होती है, उस रिदम को वापस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 था और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु यानी डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी साझेदार की अब मृत्यु हो रही है। साझेदार की मृत्यु कैसे होती है? जब मान लेते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी साझेदारी को एक साथ चला रहे हैं, ठीक है। अब किसी कारणवश किसी एक साझेदार की, मान लेते 3 साझेदार हैं A B C D, ठीक है, या राम श्याम मोहन है, ठीक है। इसमें मोहन की मृत्यु हो जाती है। मोहन की मृत्यु हो गई तो अब ऐसी दशा में क्या नियम होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि कहा गया है कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो उस समय जो भी उनके मध्य साझेदारी का संबंध स्थापित था वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा जो भी उनकी बॉन्ड है। और वह उसी प्रकार से समाप्त होगा जिस प्रकार से जब कोई साझेदार रिटायरमेंट ले रहा था, ठीक है, तब समाप्त होता था, वैसे ही डेथ होने की स्थिति पर भी होगा। अच्छा, इसमें होगा क्या? साझेदार में एक किसी साझेदार की मृत्यु होगी तो साझेदारी तो खत्म हो गई, लेकिन साझेदारी फर्म चलती रहेगी। फिर से साझेदारी जो संबंध था वह समाप्त हुआ है, लेकिन क्या चलती रहेगी? साझेदारी फर्म एज इट इज कंटिन्यू चलती रहेगी। अच्छा, अब बात करें कि कोई साझेदार की मृत्यु हो गई है। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है तो अब होगा क्या? क्या होना चाहिए भाई? उसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी भी होगा कि नहीं? निश्चित होगा। उसका कोई बेटा होगा, उसकी कोई बेटी होगी, या फिर उसने किसी और को उत्तराधिकारी बनाया होगा कि हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति का संपूर्ण अधिकार इस व्यक्ति का होगा, ठीक है। तो वह व्यक्ति क्या कहलाया जाएगा? उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी। तो अब साझेदारी संलेख के अनुसार जो भी व्यक्ति मृतक साझेदार का, यानी जो डेथ जिस पार्टनर की हो गई है, उसका उत्तराधिकारी होगा, ठीक है, यानी उसका नॉमिनी होगा, उसको साझेदारी की फर्म में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। वह हिस्सा ले सकता है किससे? उसी साझेदारी फर्म से। अब बात करें कि किसी साझेदार के अवकाश या फिर मृत्यु में आधारभूत अंतर क्या है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर साझेदार ने रिटायरमेंट लिया और साझेदार की मृत्यु हुई, ये एक चैप्टर है, लेकिन आप टॉपिक की जब बात करते हैं तो टॉपिक आप अलग अलग पढ़ा रहे हैं। पहले आपने रिटायरमेंट पढ़ाया, फिर आपने अब मृत्यु लेकर आए। तो अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट क्या है
पहला पॉइंट होता है जब किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की तिथि से पूर्व निर्धारित होती है। क्या होता है कि साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो यह वह पहले से पुराने जो और अन्य साझेदार हैं उनको वह सूचना देगा, यानी रिटायरमेंट की डेट फिक्स होती है। ठीक है, जबकि मृत्यु लेखांकन वर्ष के दौरान कभी भी घटित हो सकती है। मृत्यु का कोई समय है नहीं है ना, तो मृत्यु कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो पहला अंतर, डेट फिक्स होती है रिटायरमेंट में और मृत्यु में कोई डेट फिक्स नहीं होती है। दूसरा, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि का भुगतान, यानी उसको जो राशि देनी है, ठीक है, उसका भुगतान स्वयं अवकाश प्राप्त साझेदार को होता है। ठीक है, जबकि मृत्यु की स्थिति में, मान लेते हैं किसी पार्टनर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, उस स्थिति में यह भुगतान मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी यानी वैधानिक प्रतिनिधि को ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ कंडीशन, किसकी किसकी बात हो रही है। चैप्टर 4 लेक्चर 5, हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। डिफरेंसेस या फिर अंतर। अंतर क्या है? पहला, इधर हम बात कर लेते हैं रिटायरमेंट और इधर बात करते हैं डेथ की। ठीक है, पहला पॉइंट इसकी क्या फिक्स होती है? डेट फिक्स होती है, इसकी नहीं होती है। सेकंड, पेमेंट किसको होता है? सेल्फ को होता है। इसमें किसको होता है? किसको होता है? नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी को होता है। ठीक है, इसमें पेमेंट किसको होता है और इसमें, ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं, यानी दो अंतर हैं जो हमें बताते हैं कि रिटायरमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब बात करें जो मृतक साझेदार है। ठीक है, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी या वैधानिक प्रतिनिधि को दी जाने वाली देय राशि की गणना। ठीक है, अभी तो हमने बात की कि साझेदारी में जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, अब वो साझेदारी में कैसे दिए जाएंगे इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मृतक साझेदार के पूंजी खाते के धनी पक्ष में निम्न मदों को दिखाया जाता है। धनी पक्ष आप लोग समझते होंगे, धनी मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या क्या दिखाया था? मृतक साझेदार के पूंजी खाते एवं चालू खाते का प्रारंभिक धनी शेष यानी बैलेंस दिखाया जाता है। दूसरा, फर्म की ख्याति में हिस्सा, ये सारे क्रेडिट साइड की बात चल रही है। अगला, संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्पन्न लाभ में हिस्सा। मान लेते हैं हमने क्या किया, पुनर्मूल्यांकन किया। पुनर्मूल्यांकन से हमें यह पता चला कि संपत्तियों एवं दायित्वों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है लाभ। तो उस लाभ में हिस्सा किसका? उत्तराधिकारी का। ठीक है, अगला, मृत्यु की तिथि तक के लाभ का हिस्सा। मान लेते हैं जो भी मृत्यु की हमारी तिथि है उसमें लाभ का हिस्सा
कितना है उस साझेदार का जिसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका हिस्सा उसके उत्तराधिकारी यानी नॉमिनी को मिलेगा। अगला संचय, संचय कोष, सामान्य संचय एवं अवितरित लाभों में हिस्सा किसे मिलेगा? किसे मिलेगा? मिलेगा नॉमिनी को यानी उत्तराधिकारी को। अगला वेतन तथा कमीशन, लेकिन ये वेतन तथा कमीशन कब अगर प्राप्त हुआ है तो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वेतन और कमीशन हर बार मिले ही, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कोई सूचना दी गई है तभी ऐसा होगा। अगला पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, यदि पूंजी पर ब्याज के बारे में भी क्वेश्चन में कहा गया है तभी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अगला संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा। भाई बीमा पॉलिसी में कभी कभी आप सभी लोगों को पता होगा पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी जब हम अपनी कराते हैं जीवन बीमा की, तो उसमें हमें क्या कराना पड़ता है? हमें कोई ना कोई अपना उत्तराधिकारी यानी नॉमिनी बनाना पड़ता है। कोई अपने माता को बनाता है, कोई अपने पिता को बनाता है, ठीक है, या फिर कोई अपने बच्चों को बनाता है, या कोई XYZ किसी को भी बनाता है, तो उसमें हिस्सा। तो ये तो बात थी हमारे क्रेडिट साइड यानी धनी पक्ष की। अब बात करते हैं डेबिट साइड यानी हमारे ऋणी पक्ष की। पूंजी खाते एवं चालू खाते, ये ऋणी पक्ष की बात चल रही। पूंजी खाते एवं चालू खाते का प्रारंभिक क्या है? ऋणी शेष यानी बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। अगला मृतक साझेदार के द्वारा किए गए आहरण, उसने जो भी ड्राइंग की होगी, ड्राइंग की है तो ये क्या हो गया? हमारा एक तरीके का लॉस हो गया। और थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है, ठीक है। तो आहरण डेबिट साइड में जाएगा। अगला आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारा डेबिट साइड में चला जाएगा। अगला चौथा पॉइंट कृत्रिम संपत्ति यानी आर्टिफिशियल एसेट्स के कोई भी आनुपातिक भाग यानी उसका कोई भी एक हिस्सा, तो यह भी हमारा किधर जाएगा? डेबिट साइड में। और पांचवा और अंतिम पॉइंट संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के स्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है? जो भी हानि प्राप्त होती है, ठीक है, जो भी हमें लॉस हुआ वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। चलिए अब बात करें मृतक साझेदार यानी पूंजी खाते का एक कोई हमारा स्वरूप और देख लेते हैं। ये हमारा एक फॉर्मेट है किसका? मृतक साझेदार की पूंजी का खाता यानी डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डिक्रीज्ड पार्टनर, डेथ पार्टनर वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये हम देख लेते हैं। अभी हमने जो बातें बताई थी उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें तो पता ही होंगी। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। तो डेबिट साइड में क्या क्या चीजें दी गई हैं? सबसे पहले लिखा हुआ है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है कि पुनर्मूल्यांकन खाता अगर लॉस दिखा रहा है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट किया, ठीक है, उसमें अगर लॉस आ रहा है तो लॉस हम किधर दिखाएंगे? टू साइड में यानी डेबिट साइड में। अब सेकंड पॉइंट, टू शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, यानी अतिरिक्त हानि में हिस्सा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, टू ड्राइंग मतलब आहरण,
ठीक है, आहरण खाता। अगला लिखा हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अगर लॉस शो हो रहा है, ठीक है, यानी लाभ हानि उचंत खाता अगर हमारा हानि दर्शा रहा है तो फिर हम उसको किधर डालेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, यानी हम बात करें आहरण पर ब्याज खाते की, आहरण पर ब्याज, तो हम इसको डेबिट साइड में डालेंगे। अब टू गुडविल अकाउंट, यानी हमारा गुडविल यानी आहरण, तो आहरण को हम इधर डालेंगे, ठीक है, किधर, डेबिट साइड में। और फिर अंत में टू डिक्रीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, यानी मृतक साझेदारी के उत्तराधिकारी का खाता, ठीक है, ये निकलेगा, ये हमारा बैलेंस निकलेगा, इसको हम नहीं निकालेंगे, यहाँ तक आइटम डालने हैं, ठीक है। अब बात करें हम क्रेडिट साइड यानी धनी पक्ष की, लिखा हुआ है बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी मतलब शेष नीचे लाए, ठीक है, या शेष आगे लाए, ठीक है। अब लिखा हुआ है बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इफ प्रॉफिट, यदि हमारा लाभ हानि उचंत खाता क्या दिखा रहा है, लाभ दिखा रहा है, ठीक है, लाभ की स्थिति अगर हो रही है, और ये लाभ कब तक की बात हो रही है, जब तक साझेदार की मृत्यु हो रही है उस समय तक अगर हमारा उचंत खाता क्या दर्शा रहा है, लाभ, तो उसको हम क्रेडिट में डालेंगे। नेक्स्ट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, उसमें अगर लाभ आ रहा है तो भी हम किधर डालेंगे, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, बाई शेयर ऑफ गुडविल यानी के ख्याति खाता, ठीक, वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की बात करें तो सामान्य संचय खाते, सामान्य संचय खाते, चूंकि हमारा रिजर्व है, हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में आएगा। थर्ड रूल कहता है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, बाय पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी हम बात करें कि लाभ हानि खाते इधर आएगा, यानी लाभ हानि खाता इधर आएगा, और एक्यूमुलेटेड यानी अवितरित लाभ, यानी ऐसे लाभ जो अभी तक बांटे नहीं गए हैं। अगला पॉइंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी पर ब्याज खाता, ठीक है, पूंजी पर ब्याज खाता। अगला पॉइंट लिखा हुआ है बाय सैलरी और कमीशन अकाउंट, ठीक है, लेकिन ये बात करें सैलरी और कमीशन कब तक, जब तक साझेदार की मृत्यु हो रही है उस अवधि तक की ही सैलरी और कमीशन इसमें मेंशन किया जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड में। और अगर साझेदार ने कोई पॉलिसी ले रखी है तो उसको भी हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, ठीक है, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट यानी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता, ठीक है। ये डेबिट साइड के आइटम और ये क्रेडिट साइड के आइटम, दोनों आइटम डालने के बाद हम टोटल निकालेंगे, और जैसा कि लिखा हुआ है डिक्रीज्ड, यानी आप मान के चलिए कि मृतक साझेदारी में कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा और
डेबिट साइड का टोटल कम होगा। ठीक है, तो फिर हम टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के बाद जो भी हमारा बैलेंस बचेगा वहाँ पे हम बैलेंस ना लिख के क्या लिखेंगे, टू डिक्रीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी जो भी हमें अंतर बचेगा, ठीक है, जो भी हमें अमाउंट निकल के आएगा वो हम किधर डालेंगे, ऋणी पक्ष में या फिर डेबिट साइड में। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी लोगों को ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। ठीक है, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम आगे कुछ विशिष्ट मदों की। अब हम गणना करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सर्टन स्पेसिफिक आइटम। ठीक है, लाभों की गणना हम कैसे करते हैं, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन चूंकि बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है लास्ट यानी लास्ट ईयर कह सकते हैं या फिर विगत कुछ वर्षों के आधार पर, विगत कुछ वर्षों के आधार पर क्या लाभ। ठीक है, यानी पिछले कुछ सालों के आधार पर हम क्या निकालेंगे, लाभ। कैसे निकालेंगे, सूत्र देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम पिछले कुछ सालों की लाभ, ठीक है, हम क्या करेंगे, पिछले कुछ वर्षों का पिछले कुछ वर्षों का लाभ या हानि निकालते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर मृत्यु की अवधि, मृत्यु की अवधि बटे 365, 366 या 12। अवधि अगर माह में दी गई है यानी महीनों में दी गई है तो फिर हम बटे 12 करेंगे। दिन दिए गए हैं तो 365, और अगर लीप ईयर दिया गया है तो फिर हम 366 से भाग करेंगे, गुणे। अब यहां पर मृत साझेदार का लाभ वितरण अनुपात। ठीक, समझ में आया? तो ये हमारा एक सूत्र होगा। जो भी लाभ हमें निकालना है, पिछले कुछ वर्षों का लाभ या हानि निकालेंगे, फिर मृत्यु की अवधि यानी जो भी अवधि दी गई है, समय दिया गया है, वो निकालेंगे, फिर भाग करेंगे 365 या 366 या फिर 12 से, किसी एक से ही करेंगे, गुणे मृत साझेदार का लाभ
वितरण अनुपात निकालेंगे। ठीक है, ये तो बात थी हमारा एक सूत्र की। लेकिन आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। चलिए, अगर हम इसी बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है। पार्टनर्स हैं, पार्टनर कितने हैं हमारे? 3 पार्टनर हैं, आ, बा और सा। 3 हमारे पार्टनर हैं और इसमें मृत्यु किसकी हो रही है? मृत्यु हो रही है हमारे सा की, यानी सी की। उनका औसत लाभ, देखिए क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड में ना देके हमने कोशिश की है कि उसको समराइज वे में एक छोटा सा पॉइंट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जो भी हमने फॉर्मूला लिखवाया था, 3 पार्टनर हैं जिसमें से सी की मृत्यु हो गई है। उनका औसत लाभ दिया गया है 3 वर्षों का 1,20,000, 1,35,000 और 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1,50,000 रुपए दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करें। सा के लाभ की गणना करनी है। ठीक है भाई, जिसकी मृत्यु हुई है उसके लाभ की गणना भी तो करनी है। फर्म का हिसाब कैलेंडर वर्ष के अनुसार किया जाता है। कैलेंडर वर्ष हमारा कौन सा होता है? जनवरी से दिसंबर। कब से? जनवरी से दिसंबर। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर की तो हमारा अप्रैल टू मार्च होता है। चलिए, तो अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले निकालेंगे पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ठीक, कितना है? 1,20,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,50,000 बटे 3 कितना आएगा? जोड़ते हैं, 1,50,000 और 1,20,000 मिलके बनता है 2,70,000 में 1 लाख और जोड़ते हैं 3,70,000। 3,70,000 में 35 और जोड़ते हैं, 70 और 35 कितना होता है? 105। अच्छा, 4,70,000 ऑलरेडी था तो हमारा हो गया, सॉरी 3,70,000 था तो 2,70,000 प्लस 3,70,000 और 35, 4,05,000 रुपये। देखिए, तो अमाउंट हमारा निकल के आएगा कितना? 1,35,000। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1,35,000। ठीक है, ये हमारा औसत लाभ निकल के आया। अब बात करें आगे कैसे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व बहुत सिंपल है। हमारा 1,35,000 जो आया था, लिखा हुआ था हमने फॉर्मूले में मंथ या अवधि, लिखा हुआ है सी की मृत्यु हो गई है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, सी की मृत्यु कब हुई है? यहां पर लिख दे रहे हैं 29 फ़रवरी को। ठीक है, यानी कि बात करें 2 महीने हैं,
पूरे पूरे, ठीक है। 2 महीने की बात हो रही है तो 2 और महीने तो 12 इंटू, अच्छा लाभ के बारे में कुछ बताया गया है कि कितना लाभ हो रहा है? नहीं, ठीक है। कितने लाभ का कोई हिस्सा दिया है? नहीं दिया है। तो फिर क्या करेंगे? पार्टनर कितने थे? 3 पार्टनर के हिस्सा हम समान कर देते हैं तो 1/3 1/3 और 1/3 आ जाता है, ठीक। ये हमारे सामने आ गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 6, ठीक, 3 से हम इसको हल करते हैं तो ये जब कटेगा 3 चक्कू 12, ठीक, 4, 1 बचा 15 आ गया, 3 बचे 15, 3 0 आ गए हमारे सामने, ठीक। अब 6 से इसको काटते हैं, 6 एकम और ये पूरा कटेगा, 6 सत्ते 42, कितना बचा? 6 सत्ते 42, 3 बचा, 6 पंचे 30 और 2 0। तो आंसर हमारा निकल के आया 7500 रुपये, ठीक। लाभ कितना है? 7500 रुपये, यानी सा का आनुपातिक लाभ कितना है? बात करें प्रॉफिट ऑफ सी, ठीक, कितना है? 7500 रुपये। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।